हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखो यार, हम सब जानते हैं कि कोरोना जो है वो एक पेंडेमिक बन चुका है, एक महामारी बन चुका है। डेली केसेस बढ़ते जा रहे हैं और स्कूल्स कब खुलेंगे बिल्कुल नहीं पता है। बच्चे जो है घर पे, कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ बच्चे पढ़ाई नहीं भी कर रहे हैं, कुछ लोगों ने बिल्कुल पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोगों को पता है किसने पढ़ाई कितनी कर रखी है, कौन पढ़ाई कर रहा है, कौन पढ़ाई नहीं कर रहा है। टीचर्स अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको भी उतना जितना रिजल्ट उनको मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल रहा, उनको भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो सीबीएसई ने इन स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों की ही मुश्किलों को थोड़ा कम करने के लिए एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है, अकॉर्डिंग टू विच दे आर गोइंग टू रिवाइज देयर सिलेबस। उन लोगों ने अपने सिलेबस को रिवाइज कर दिया एक्चुअली, और बोल रहे हैं कि 30% सिलेबस जो है उसको हटा दिया है, 70% सिलेबस ही बचा हुआ है, जिसमें से आपके जो 12th क्लास का बोर्ड एग्जाम होगा वो होगा, और साथ साथ जो जेई मेंस और नीट के एग्जाम होते हैं वो भी इसी 70% एग्जाम के थ्रू ही होंगे। लेकिन ये जो चेंज है केवल और केवल इस सेशन के लिए है। आगे आने वाले जितने भी सेशन रहेंगे, या आप कभी ड्रॉप करके फिर आप जेई की तैयारी करना चाहते हो तो फिर दोबारा से आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो रहेगा वो पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम इसी रिवाइज सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोग एक काम कर सकते हैं कि अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है वो अपने पास रखिए। मैं हर एक चैप्टर का जो जो टॉपिक हटा है या जो चैप्टर हटा है वो आपको बताने वाला हूं, उसको आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो आती है वो ये है कि दो तरह के चेंजेस, मेजर चेंजेस हम बोल सकते हैं सीबीएसई ने किए हैं। पहला जो चेंज आता है वो आता है सिलेबस या कोर्स स्ट्रक्चर जो है आपका, उसके अंदर चेंज, कि सिलेबस के अंदर क्या चैप्टर पढ़ना है, क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, आपका जो करिकुलम है वो चेंज किया है। दूसरा चेंज जो आता है वो आता है एग्जाम या फिर जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर कुछ चेंज किए गए हैं। जैसे कि इस बार जो पेपर होगा वो दो पार्ट्स के अंदर होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी, और बिल्कुल एक नया पैटर्न जो रहेगा वो आपको देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ किस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके अंदर भी कुछ चेंजेस आए हैं। दोनों के बारे में हम एक एक करके बात करने वाले हैं। सबसे पहले स्लाइड के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा कि सिलेबस जो रहा है आपका, ओल्ड सिलेबस मैंने आपको दिखाया है पहले, और उसके बाद दिखाया मैंने जो रिवाइज सिलेबस है वो सिलेबस दिखाया है। तो अगर आप इन चैप्टर्स को ध्यान से देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि लेफ्ट साइड के अंदर जो ओल्ड सिलेबस है उसमें से 3 चैप्टर्स को कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं? 3 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 6 है आपका, जिसको हम बोल रहे हैं जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसके अंदर एटम्स या एलिमेंट्स को हम किस तरह एक्सट्रैक्ट करते हैं वो चीजें आती है ज्यादातर। 15 नंबर और 16 नंबर चैप्टर था। 15 नंबर पॉलीमर्स होता था, 16 नंबर होता था केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ। इन दोनों चैप्टर्स को भी हटा दिया गया है। बाकी जो चैप्टर्स है उनमें से कुछ टॉपिक्स को हटाया गया, हर एक चैप्टर में से कुछ टॉपिक हटे ही हटे हैं। बेसिक में बता देता हूं आपको कि जो बेसिक चीजें होती है जिनके बिना चैप्टर को आप स्टडी नहीं कर सकते, वो चीजें रखी गई है। जो बहुत एडवांस चीजें हैं, जहां एप्लीकेशन वाला पार्ट होता था, उन चीजों को हटा दिया गया है। तो अभी आप क्या कर लेते हैं, आप लोग अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिए और जो इंडेक्स है उसको खोल लीजिए। इंडेक्स के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूं कि चैप्टर नंबर 1 जो हमारे पास है सॉलिड स्टेट, उसमें से कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए, उनको आप इनसर्किल कर सकते हैं या फिर उनको टिक कर सकते हैं कि ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो देखो 1.10 1.11 यानी फर्स्ट चैप्टर के अंदर सॉलिड स्टेट के अंदर आपको खाली इंपरफेक्शन इन सॉलिड्स, डिफेक्ट्स इन सॉलिड तक ही पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज नहीं पढ़नी है, बैंड थ्योरी नहीं पढ़नी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं पढ़नी है। ये टॉपिक्स आपको फर्स्ट चैप्टर में नहीं पढ़ने हैं। सेकंड चैप्टर सॉल्यूशंस की बात करता हूं तो इसके अंदर आपको एबनॉर्मल मोलर मास और बेंटोक फैक्टर, जो इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही डिफिकल्ट पार्ट बहुत सारे बच्चों के लिए होता था, वो हटा दिया गया है। तो इसमें से आपको ध्यान रखना है कि जो न्यूमेरिकल पार्ट रहेगा वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर आएगा, और मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, कहां से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को यूज करके, वहां से पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर आता है वो आता है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर देखो जो सेल्स हैं उनको हटा दिया गया है। जैसे लास्ट में आपको दिए हुए थे ड्राई सेल दिए हुए थे, इसके अलावा रिचार्जेबल बैटरीज होती थी, निकल कैडमियम बैटरीज होती थी, उनको भी हटा दिया गया है। फ्यूल सेल हो गया, कोरोजन हो गया, वो बैटरीज, फ्यूल सेल और कोरोजन, ये 3 पार्ट्स को हटा दिया गया है। ये 3 पार्ट आपको नहीं पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको जो कंडक्टेंस है, इलेक्ट्रोलिसिस है, इलेक्ट्रोलिसिस के लॉज को भी एक्चुअल में हटा दिया गया है। जो फैराडेज लॉज आप पढ़ते हो वो भी हटा दिए गए हैं। केवल और केवल इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिसिस और लॉज, जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस होता है, वहीं तक ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर?
फोर्थ चैप्टर आता है इसके बाद आपका केमिकल काइनेटिक्स, वहां से भी फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, यहां तक कि इसके अलावा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इनकी जो इंटीग्रेटेड रेट फ्लो इक्वेशन होती है वहीं तक ही पढ़ना है। इसके बाद वाला पार्ट जो होता था बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता था, वो अब अगर आप आगे स्टडी करते हो तो वहां पे आपको मिलेगा कि वो पॉलीमर्स के अंदर भी वो चीज स्टडी की जाती है। तो खाली यहीं तक पढ़ना है, यानी टेम्परेचर डिपेंडेंस जो होती थी, आर्यनियस इक्वेशन जो होती थी, कोलिजन थ्योरी होती थी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता था, लेकिन अब इनको हटा दिया गया है। इससे पहले जो चीजें हैं वो बेसिक चीजें हैं, तो चैप्टर्स के अंदर इजी चीजें रखी गई है, डिफिकल्ट चीजों को ही निकाला गया है, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 आता है जो फिजिकल केमिस्ट्री का अब लास्ट चैप्टर रहने वाला है। इसमें भी खाली कोलोइड्स तक रखा गया है, और इस चैप्टर के अंदर बीच बीच में से कुछ टॉपिक जो है हटाए गए हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज जो रहता था पहले 23 मार्क्स का रहता था, अभी भी 23 मार्क्स का रखा गया है। और तो ध्यान रखना है कि जो हमारे पास जो टॉपिक रहने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ हटा दिए गए हैं। इसके अलावा जो नॉर्मल टॉपिक्स रहते थे, जो इजी टॉपिक्स रहते थे, जो बेसिक्स होते थे, जो कॉन्सेप्ट होते थे, उन्हीं को रख लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 6 तो पूरी तरह से हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 7 के अंदर जो था नाइट्रोजन फैमिली या जो हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, देखो पिछले सिलेबस के अंदर जो हमारा लास्ट सेशन जो गया उसके अंदर ये चैप्टर जो था इसमें 15 ग्रुप को पूरी तरह हटा दिया गया था। इस बार 15 ग्रुप दोबारा आ गया है, पूरा ही आने वाला था, लेकिन इस कोरोना की वजह से फिर दोबारा क्या हो गया है कि जो नाइट्रिक एसिड है 7.5 जहां पे लिखा हुआ है वहां तक का ही आपको पढ़ना है 15 ग्रुप एलिमेंट के अंदर। 16, 17, 18 ग्रुप जो है उनको एज इट इज पढ़ना है, उनके अंदर कोई चेंज नहीं किया है, चेंज किया है 15 ग्रुप के अंदर। इस चैप्टर के अंदर 15 ग्रुप जो होता है वही सबसे लेंदी पार्ट है, उसी के अंदर से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, वहां पे काफी सारे एक्सेप्शन भी आपको मिलते हैं, और वहां से कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत सारे बताए जाते थे। लेकिन अब फोस्फीन हो गया, फोस्फोरस हैलाइड हो गए, ऑक्सो एसिड हो गए, फोस्फोरस पूरी तरह हटा दिया गया है। नाइट्रिक एसिड तक का जो पार्ट है वो इस चैप्टर के अंदर पूछा जाएगा 15 ग्रुप से। 16, 17, 18 ग्रुप जो है उनको एज इट इज रखा गया, उनके अंदर कोई चेंज नहीं है, वहां से क्वेश्चन वैसे ही पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 8 और 9। 8 नंबर जो है वो है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और इस चैप्टर के अंदर भी जो हमारे पास सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं उनके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को, जो हमारे पास होते थे KMnO4 और K2Cr2O7, ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते थे। आप जो भी टाइट्रेशंस करते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस करते हैं, वहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करंट का खूब यूज किया जाता था। किस तरह इनको प्रिपेयर किया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे, इन दोनों को हटा दिया गया है। यानी जो जनरल प्रॉपर्टीज रहती थी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रहती थी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, खाली वहीं तक ही आपको पढ़ना है। एक्टिनोइड्स पूरी तरह हटा दिए हैं, केवल लेंथेनोइड्स और लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। तो देखो सिलेबस को बहुत ही इजी कर दिया गया है। इनऑर्गेनिक का जो लास्ट चैप्टर रहता था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इसके अंदर भी बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स और स्टेबिलिटी जो है, इसके अलावा एप्लीकेशंस थी, इनको हटा दिया गया है, केवल बॉन्डिंग थ्योरीज तक ही रखा गया है। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तक आपको ये चैप्टर पढ़ना है, इसके बाद नहीं पढ़ना है। आई होप इनऑर्गेनिक का पार्ट आपने कर लिया होगा। इनऑर्गेनिक का पार्ट जो रखा गया है वो केवल और केवल कितने मार्क्स का रखा गया है, 19 मार्क्स का रखा गया है। क्लियर। इसके बाद आता है भाई ऑर्गेनिक। देखो ऑर्गेनिक के अंदर जो टॉपिक हटाए हैं ना, उनका कोई यूज वैसे भी नहीं था, तो ऑर्गेनिक का आप मान के चलो ऑर्गेनिक आपको पूरी ही पढ़नी पड़ेगी। ऑर्गेनिक वैसे भी अगर आपको कन्वर्जन करने हैं, अगर आपको क्या करना है, कोई चेंज करा के दिखाना है, आपको इक्वेशन कंप्लीट करनी दे रखी है, तो वहां पे देखो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, और ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट नहीं दे रखे हैं, हमें कॉन्सेप्ट नहीं दे रखे हैं, हमें क्या करना है, उनको अप्लाई करना होता है। तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको मैं हटा दूं और वो चीज एग्जाम के अंदर आती थी, ऐसी कोई चीज हटा दी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जैसे कि 10th चैप्टर के अंदर हेलो एल्किल हेलो एरिन्स के अंदर जो पॉली हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, डीडीटी हो गए, ये सारे कंपाउंड तो पहले भी नहीं आते थे, इनके बारे में नहीं पूछे। डीडीटी का बस एक ये होता था, एक नंबर में वहां से या तो उसकी फुल फॉर्म या फिर उसका नाम, केमिकल फॉर्मूला जो रहता है वो पूछा जाता था, और कोई यूज वहां से नहीं पूछा जाता था। इसके अलावा जो टॉपिक जहां से क्वेश्चन पूछे जाते थे वो रहेंगे। तो सीधी बात आप ये ध्यान रख लो कि ऑर्गेनिक के अंदर कौन कौन टॉपिक हटाए हो, मैंने आपको दिखाए तो हैं, लेकिन उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं था। तो ऑर्गेनिक आपको पूरी ही पढ़नी पड़ेगी। क्लियर है। अगर आप फर्दर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो भी आपको पूरी की पूरी केमिस्ट्री जो है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो आनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट एमीन्स के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूं कि डाइजोनियम सोल्ट जो है उनको हटा दिया गया है। एरोमेटिक कंपाउंड जो रहते थे वो किस तरह से उनका इंपॉर्टेंस होता है उनकी सिंथेसिस के अंदर डाइजोनियम सोल्ट का, वो भी हटा दिए गए हैं, लेकिन इनके बिना काम नहीं चलता है। अगर आप देखते हैं कि जैसे हमारे पास 10th चैप्टर था, वहां पर उनका प्रिपरेशन वाला जो पार्ट रहता था उसके अंदर डाइजोनियम सोल्ट आता है, उसके अंदर डाइजोनियम सोल्ट को यूज करना पड़ता है, तो वो टॉपिक तो हटा नहीं है।
और 13 में नाइट्रोजन सोल्ट को अगर हटा दिया गया तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पूरी ही पढ़नी है। और लास्ट चैप्टर जो आपका नया बन गया है वो है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर से एंजाइम्स को हटा दिया गया है, विटामिन को हटा दिया गया है, प्रोटीन जो रहते थे उनके अंदर जो स्ट्रक्चर रहते थे वो पूछे जाते हैं। अमाइनो एसिड के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। अब कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी जो हमारे पास मोनोसेक्राइड्स होते थे वहीं तक ही पूछा जाएगा, उनका जो स्ट्रक्चर रहता था, होवर्थ स्ट्रक्चर रहता था ग्लूकोज फ्रक्टोज का, वहीं तक पूछा जाएगा। ओलिगोसेक्राइड पॉलीसेक्राइड नहीं पूछे जाएंगे। जब आप इस चैप्टर के अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड जो रहते थे काफी ज्यादा लेंथी पार्ट होता था, तो वो भी चीज हटा दी गई है। तो ये तो हो गया आपका सिलेबस, निशान लगा लिया होगा आपने। ठीक है, बात करते हैं प्रैक्टिकल्स की। प्रैक्टिकल्स अगर आप कोई प्रैक्टिकल नोटबुक उठा के देखते हैं या अगर पुराना सिलेबस देखते हैं तो वहां पे आपको पता चलेगा कितनी सारी प्रैक्टिकल्स थी। लेकिन अभी देखा जाए तो केवल 10 के आसपास प्रैक्टिकल जो है वही छोड़ी गई हैं, जिनमें से एक आपको टाइट्रेशन करनी होती है, एक सोल्ट एनालिसिस करना ही करना होता है, और एक जो होती है वो प्रोजेक्ट बेस्ड रहती है। ठीक है, तो ये आपके पास मैंने प्रैक्टिकल्स की लिस्ट भी दे दी है। आप जो प्रैक्टिकल्स रहेंगी इन्हीं में से ही आपको कराई जाएगी। क्लियर। अब बात कर लेते हैं हमारा सेकंड पार्ट कि भाई क्वेश्चन पेपर जो रहने वाला है उसके अंदर क्या चेंज किया है। क्वेश्चन पेपर जो रहेगा, ध्यान से सुन लो इस चीज को। क्वेश्चन पेपर अब आपके 2 पेपर होने वाले हैं। पहला जो रहेगा पार्ट ए, उसके अंदर सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब उनका आंसर आपको ABCD के अंदर देना है। क्लियर है। यहाँ पे 2 तरह के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। पहला जो टाइप रहता है वो रहता है MCQs। MCQ जो रहते हैं वो कौन से रहते हैं कि आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, चॉइस दी हुई है, उनके अंदर से आपको क्वेश्चन देने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं। इसके बाद दूसरे यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आते हैं आपके कौन से, असर्शन और रीजन टाइप। असर्शन रीजन टाइप जिसके अंदर आपको 2 स्टेटमेंट दी जाती है। पहली स्टेटमेंट को असर्शन बोल रहे हैं, दूसरे को रीजन बोल रहे हैं, और देखते हैं कि कौन सी ट्रू स्टेटमेंट है और जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट रीजन है या नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास जो पहला पेपर रहने वाला है उसके अंदर आपको 1-1 नंबर के 19 क्वेश्चन मिलेंगे, 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। देखो जो 3-3 नंबर के क्वेश्चन है वो केस बेस्ड है। ठीक है, वो पैराग्राफ टाइप के हो सकते हैं, हालांकि मिलेंगे वहां पर भी ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्लियर। तो केस बेस्ड रहने वाले हैं, जो आपको प्रोजेक्ट हो गए, प्रैक्टिकल्स हो गए, या फिर आपके कॉन्सेप्ट की जो नॉलेज है उसको टेस्ट करने के लिए आपको पैराग्राफ की फॉर्म में मिल सकते हैं। तो वहां से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इस तरह से 35 मार्क्स का आपका पेपर ए हो जाता है। इस पेपर के आंसर्स आपको OMR शीट के अंदर फिल करने होंगे, या फिर हो सकता है कि इस फर्स्ट पार्ट को कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम भी रखा जाए। हालांकि चांसेस ज्यादा जो है मेरे हिसाब से वो OMR शीट पे रहने के हैं, क्योंकि आंसर शीट आपको जो रहेगी वो उसके एक साथ मिलेगी। आपको पहला जो पार्ट रखा गया उसको ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर बोला गया है, उसको अगर कंप्यूटर पे कराते हैं उसके बाद आपको अलग से शीट दे रहे हैं तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, टाइम कंज्यूमिंग में रहता है। 3 घंटे के पेपर के अंदर ये दोनों चीजें कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा जो पार्ट रहने वाला है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर रहने वाला है, उसके अंदर आपको लिखने का काम करना है। जैसा करते हैं वैसा ही है। यहाँ पर 3 तरह क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के ऐसे 1 क्वेश्चन मिलेंगे, 3-3 नंबर के ऐसे 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, और फिर 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन मिलेंगे लॉन्ग आंसर टाइप। तो ये भी 35 मार्क्स का रहेगा। इस तरह 35-35 करके टोटल 70 नंबर का ही पेपर रहने वाला है। तो ये सारे चेंजेस आपके आ जाते हैं जो इस बार CBSE ने किए हैं। 11th क्लास के लिए भी जो एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है वो यही रहने वाला है। जो चेंजेस सिलेबस के अंदर किए हैं वो मैं एक और वीडियो से मिलकर बनाने वाला हूँ, और एक मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ जिससे आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जो रिवाइज सिलेबस है वो आप चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर वो लिंक शेयर कर रहा हूँ। साथ साथ मैंने अपना इंस्टाग्राम हैंडल जो है वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दिया, आप वहां मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट रहता है सिलेबस के रिगार्डिंग, या फिर आपको पढ़ाई में अगर कोई डाउट आ रहा है केमिस्ट्री के अंदर, तो आप वहां पे मेरे से डाउट्स अपने ले सकते हैं। इसके अलावा मैं रेगुलरली वीडियोस बना रहा हूं, तो अपने चैनल को इसको सब्सक्राइब कीजिए और कनेक्ट रहिए। ठीक है, अगर कोई भी नया चेंज आता है CBSE की तरफ से तो आई विल मेक श्योर कि आप तक वो चेंज जल्दी से जल्दी और डिटेल के अंदर पहुंच जाए। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी मेरे को जरूर बताइएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू एंड गुड बाय।